हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AEJE। लास्ट वीडियो में हम लोग SSC JEE का सिलेबस पैटर्न को डिस्कशन किए थे कि कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आज जो है मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पेपर का एक टॉपिक का डिस्कशन करूँगा। इलेक्ट्रिकल मशीन जो है, और देखिए ये हमारे JEE एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से जो है 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हर साल जो है 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आज का जो है हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोग कम से कम यहाँ एक बेसिक सिलेबस का आइडिया हो जाएगा कि हम लोग को कितना पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, पूरा पढ़ना मुश्किल है इतना कम टाइम में। तो सबसे मिनिमम टाइम में हम लोग कितना बेहतर कर पाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक भी बताया जाएगा कि कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो कितना टॉपिक पढ़ने से हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर निकाल करके चेक कर सकते हैं कि जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग जो है देखिए हमारा ओवरव्यू सिलेबस जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का ये गिवन है, लेकिन हम लोग जो है टॉपिक वाइज आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग देखे थे कि हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 में 22 नंबर का, 15 में 25 नंबर का, 17 में 26 नंबर का और 18 में भी हमारा 26 नंबर का। 18 में हमारा देखिए सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सारे में जो है 20 और 25 के बीच में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम जो होता है हमारा टेक्निकल अगर 100 मार्क्स का होता है तो 25% जो है वेटेज हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन का है। तो आगे जो हम लोग आज का हमारा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग सिलेबस के साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन जो है कैसा फ्रेम होता है और कौन से टॉपिक से इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी जो हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ट्रांसफार्मर का देखते कि हम लोग ट्रांसफार्मर में किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का हमारा सिलेबस क्या गिवन है। हमारा ट्रांसफार्मर में जो है सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर गिवन है। उसमें हमारा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का सिलेबस है, फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, फिर हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, फिर वोल्टेज रेगुलेशन, फिर हमारा ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लॉसेज, इफिशियंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म ऑन लॉसेज। उसके बाद से हमारा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर, उसके बाद से हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। इतना सिलेबस हमारा गिवन है SSC JEE एग्जाम के लिए। तो हम लोग जो है यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है यहाँ पे हमारा एक ट्रांसफार्मर में आइडियल कंडीशन हम लोग को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में आइडियल कंडीशन का क्या केस होता है। तो आइडियल कंडीशन में हमारा लॉसेज 0 होता है, लीकेज रिएक्टेंस शुड भी 0 होगा, परमेबिलिटी शुड भी मैक्सिमम होगा, तब हमारा जो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कोर के अंदर से जो है पास करेगा, बाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक एकदम ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर का आइडियल कंडीशन क्या होता है। उसके बाद से जो है इसमें आगे हम लोग ये पूछ देता है कि हमारा जो है वोल्टेज रेगुलेशन जो है, बस एक ही पॉइंट पूछता है यहाँ पे कि हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो लीडिंग में ज़्यादा होगा या लैगिंग लोड के लिए ज़्यादा होगा। तो सिंपली है जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है हमारे किसी भी सिस्टम के लिए खराब चीज़ होता है। हम लोग चाहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है मिनिमम से मिनिमम हमारे सिस्टम के लिए रहे। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखते चलते हैं। यहाँ पे हम लोग यही चाहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारे सिस्टम में क्या है, सबसे कम रहे, यानी कि मिनिमम रहे। उसके बाद से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एक फ्रेम होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो मैक्सिमम किस पे होगा और मिनिमम कौन से लोड पे होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होगा हमारा वो लैगिंग लोड के लिए होगा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, और मिनिमम जो होगा वो हमारा क्या होगा, लीडिंग लोड के लिए होगा। बस हमारा इतना ही पूछता है JEE के एग्जाम में, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ हमारा जो IR माइनस IX जो कुछ भी cos फाई साइन फाई जो भी रिलेशन होता है ये यहाँ पे हमारा नहीं पूछा जाता है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछ देता है कि और बहुत होगा तो एक्सप्रेशन पूछ लेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर 0 वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद से जो है देखिए यहाँ पे दोस्तों ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा जो पूछता है कि ओपन सर्किट जो टेस्ट है वो किस साइड कराया जाता है। ठीक है,
ओपन सर्किट टेस्ट हमारा कौन सा साइड होता है, हायर वोल्टेज साइड होता है या लोअर वोल्टेज साइड होता है। उसके बाद से हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारा पूछ देता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है हमारा लो वोल्टेज साइड में कराया जाता है, ठीक है, और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं ये भी पूछ देता है। तो मेजरली हम लोग याद रखेंगे कि इससे हम लोग आयरन लॉसेज फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग कोर लॉस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से इसमें हम लोग N1/N2 भी फाइंड आउट करते हैं, टर्न्स रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा इतना हो गया किस चीज़ के लिए, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। बस इतना ही याद रखना है, इतना पॉइंट याद रहेगा तो हमारा काफ़ी है, हमारा SSC JEE के एग्जाम में हो जाएगा एकदम। आप लोग जाके देखिएगा, बस इतने ही 3 ही पॉइंट जो है वहाँ पर 3 ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे हमारा ओपन सर्किट में जो वैल्यू है IM IW यानी कि मैग्नेटाइजेशन, और फिर हमारा जो फाई है जो कुछ भी, ये सब फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलता है। सिंपली हमारा पूछ देगा ओपन सर्किट टेस्ट हमारा किस साइड होता है, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड। उसके बाद से जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी हमारा यही पूछा जाता है कि हमारा जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा एमीटर वोल्ट मीटर किधर कनेक्टेड होता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है हमारा हाई वोल्टेज साइड में होगा। लो वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं क्योंकि लो वोल्टेज साइड में क्या होता है, हमारे करंट का वैल्यू हाई वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। LV को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। क्यों LV को शॉर्ट सर्किट करते हैं, क्योंकि LV साइड में हमारे करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो फिर हम लोग को शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए क्या करना होगा, इक्विपमेंट जो लगाना होगा उसका फिर हम लोग को रेटिंग बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको हाई वोल्टेज साइड में। और जो है इसमें एक और चीज़ पूछता है कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एट एनी लोड हम लोग कॉपर लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इतना ही पूछता है। उसके बाद इसमें ये नहीं पूछता है कि हमारा रेटेड करंट होगा या रेटेड फ्रिक्वेंसी होगा या फिर कोई कुछ भी, कोई रिलेशन नहीं। इतना हमारा काफ़ी है। देखिए तो हमारा यहाँ पे कितना टॉपिक हो गया, हमारा यहाँ वोल्टेज, हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद से ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट वाला हो गया। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे आता है लॉसेज के बारे में कि हम लोग क्या क्या लॉस है वो। तो उससे पहले हम लोग इफिशियंसी के बारे में देख लेते हैं कि हमारा इफिशियंसी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इफिशियंसी जो होता है वो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इफिशियंसी का हमारा क्या रिलेशन होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम कब होगा, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। बस ये हमारा रिलेशन याद होना चाहिए। उसके बाद से हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं भी पता होगा, जैसे एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन होता है V2 VI cos phi प्लस लॉसेज में हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों हो गए, ठीक है। वो अगर नहीं भी पता है तो हम लोग को हमारा जो जेई का क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ हमारा एक ही वैल्यू यहाँ पे हमारा जो इफिशियंसी में एक ही हमारा पता होना चाहिए। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या होता है, आयरन लॉस जो होता है वो बराबर होता है किसके, कॉपर लॉस के। ये अगर पता होगा तो आपका जो है क्वेश्चन जेई का सॉल्व हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन खोल के देखिएगा, वहाँ पे जो है हमारा कौन सा भी पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो लॉसेज पढ़ रहे हैं और इफिशियंसी हमारा, आप लोग देख लीजिएगा कि इफिशियंसी में जो है वो यही क्वेश्चन ही पूछा गया है बार बार आपसे कि हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर का जो है वो कब होगा। उसके बाद से कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो है 4 टॉपिक देख लिए 4 टॉपिक में हम लोग कितना कम चीज़ पढ़ना है। हाँ अगर आप लोग के पास टाइम है तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मिनिमम भी पढ़े तो हमारा जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों हम लोग कहाँ पे थे अभी कि लॉसेस के बारे में, कि हमारा क्या क्या लॉस है ट्रांसफार्मर के, हमारा क्या क्या लॉस होता है वो भी जो है वो पूछा जाता है। तो देखिए लॉसेज में हमारा जो है एक रिलेशन याद रखिएगा कि जो है आयरन लॉस के अंदर ही हमारा हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस आता है। इसमें हमारे हिस्टैरिसीस लॉस का एक्सप्रेशन जो होता है KH हो गया यहाँ पे KHF BM टू द पावर x, और x का वैल्यू क्या है 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में गिवन होगा आप लोग को। तो यहाँ पे जो है एक चीज पूछता है कि हिस्टैरिसीस लॉस जो है कैसे रिड्यूस होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है मटेरियल के सिलेक्शन के अनुसार हमारा रिड्यूस हो जाता है। अगर हम लोग सिलिकॉन स्टील या फिर CRG यूज करें तो हमारा जो है क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस
रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछता है कि हिस्टैरिसीस लॉस कम कैसे होगा, कम करने के बारे में पूछता है। तो हम लोग CrGO या फिर सिलिकॉन स्टील यूज करेंगे तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, और बहुत बार क्या करता है कि एक्सप्रेशन पूछ देता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ हिस्टैरिसीस लॉस का क्या रिलेशन है। उसके बाद इसमें जो है हमारा एडी करंट लॉस है। देखिए इसमें क्या पूछता है, एडी करंट लॉस में जो है एक्सप्रेशन क्या होता है एडी करंट लॉस का, P=KEF² BM² T²। ठीक है, तो इसमें जो है पूछता है कि हमारा एडी करंट लॉस कैसे रिड्यूस होगा। तो हम लोग इसको जो है लेमिनेशन करके रिड्यूस करते हैं, लेकिन थीम लेमिनेशन होगा, लेमिनेशन करके हम लोग एडी करंट लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद से जो है हम लोग क्या करते हैं कि सिलिकॉन को ऐड करेंगे, जिसके कारण से हमारा रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, तो उसके कारण से भी हमारा एडी करंट लॉसेज जो है वो कम होता है। मात्र जो है यही इतना ही चीज जो है वो पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा हमारा लॉसेज में। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप में क्या होता है कि 1 योक होगा 2 लिम्स होगा। ठीक है, सेल टाइप में क्या होगा 2 योक और 2 लिम्स, मतलब एकदम बेसिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ तक जो है हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या क्या देखें, ट्रांसफार्मर में हम लोग देखें कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन इक्विवेलेंट सर्किट से हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन से पूछा है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट से तो हर साल पूछता है, लॉसेस से भी पूछता है, हमारा एडी करंट हिस्टैरिसीस में हमारा जो कैसे एडी करंट रिड्यूस होगा, कैसे हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। एफिशिएंसी में हमारा पूछता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारा ट्रांसफार्मर का कब होगा, बस इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। हमारा एक्सप्रेशन वगैरह या वैल्यू गिवन करके फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं देता है। हमारा जो है बेसिक्स में दे देगा कि V1/V2 N1/N2, उसके बाद से प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को प्राइमरी रेफर किया। एकदम छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का, जो मैंने अभी अपने वीडियो में सॉल्व करवाया है, उस टाइप का क्वेश्चन ही ट्रांसफार्मर में पूछा जाता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद से जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन के लिए तो हम कंडीशन क्या होना चाहिए। तो हमारा जो है सिंगल फेज के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए कि हम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए सिंगल फेज के लिए हमारा जो कंडीशन होना चाहिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए, पहला क्या होना चाहिए, पोलैरिटी सेम होना चाहिए, पोलैरिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जो है सेम वोल्टेज रेशियो और वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए, वोल्टेज रेशियो एंड रेटिंग सेम होना चाहिए। उसके बाद से जो है इसमें जो है दोस्तों पर यूनिट इम्पीडेंस भी सेम होना चाहिए, और 3 फेज के लिए जो है नेक्स्ट जो है वो 3 फेज के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या होना चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों इसमें 0 फेज डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस। तो हम लोग ये भी देख लिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए। उसके बाद से जो है एक हमारा टॉपिक यहाँ बच रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में जो है मात्र 2 ही सवाल पूछा जाता है कि हमारा जो है नॉर्मल 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद से हमारा जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर दे देगा, उसके बाद से हम लोग नॉर्मल उसको इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, वो आसान होता है। लेकिन जो एडवांटेज पूछता है कि एडवांटेज कंपेयर टू 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो हमारा जो है ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उतना काफी है। ऑटो ट्रांसफार्मर शायद पूछा नहीं है अभी तक, पूछा मुझे तो याद नहीं आ रहा। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो है एडवांटेज पूछता है 2 बाइंडिंग से, तो इसमें क्या होता है एफिशिएंसी ज्यादा होगा, हायर एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। उसके बाद से जो है इसमें जो पावर हम ट्रांसफर करते हैं वो हमारा इंडक्टिव और कंडक्टिव दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद से जो है लास्ट हमारा कौन टॉपिक बच रहा है, इसमें हमारा जो है ट्रांसफार्मर का लगभग सारा टॉपिक कवर हो गया है। हमारा जो है ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज 3 फेज का जो है 3 फेज का जो है कुछ टॉपिक अभी तक तो पूछता नहीं है, लेकिन सिंगल फेज जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है दोस्तों आगे जो हम लोग जो है
अगला डिस्कशन हमारा डीसी मशीन के ऊपर है कि डीसी मशीन में हम देखेंगे कि डीसी मशीन में क्या क्या पूछता है। तो डीसी मशीन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए हमारा डीसी मशीन में क्या क्या सिलेबस में है, कंस्ट्रक्शन सिलेबस में है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन है, मोटर्स एंड जनरेटर्स का, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर्स, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग मोटर्स, लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स। इतना सारा सिलेबस है, बताइए इतना पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो इसके लिए हम लोग जो है इसमें भी हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले फील्ड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो कंस्ट्रक्शन देखें ना हम लोग वहाँ पे हम लोग फील्ड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद से हम लोग आर्मेचर बैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आर्मेचर बैंडिंग क्या होता है। दिस बैंडिंग विच वर्किंग ईएमएफ इंड्यूस, मतलब आर्मेचर बैंडिंग के अंदर जो है हमारा वर्किंग ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है कम्यूटेटर के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि कम्यूटेटर पर बहुत सवाल पूछता है, कम्यूटेटर के बारे में हमारा बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि ये क्या चीज से बना होता है, तो ये जो हमारा कॉपर सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, उसके बाद से जो है ना माइका शीट से इसके जो है ना कॉपर बार्स, मतलब जो भी कॉपर वाला सेगमेंट है उसको इंसुलेट किया जाता है माइका शीट्स के। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछ देता है। उसके बाद से ये जो है मैकेनिकल रेक्टिफायर है विच कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटर इन द आर्मेचर बैंडिंग इनटू डायरेक्ट वोल्टेज अक्रॉस द ब्रशेज। ये क्या करता है, जो आर्मेचर के बाद जो हमारा कनेक्टेड होता है लोड सर ब्रश और आर्मेचर के बीच में, ये जो है हमारा आर्मेचर वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करता है उसको क्या करता है, ये डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करके ब्रश के पास पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कम्यूटेटर का हो गया। उसके बाद से जो है हम लोग ब्रशेज के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है ब्रशेज में एक क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि ये कौन से मटेरियल से बनता है। तो ब्रश का काम क्या है, ब्रश जो है इंश्योर करता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द रोटेटिंग कम्यूटेटर एंड स्टेशनरी एक्सटर्नल लोड सर्किट्स। ब्रश क्या करता है हमारा जो है रोटेटिंग कम्यूटेटर और स्टेशनरी लोड के बीच में क्या करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड कराता है रोटेटिंग कम्यूटेटर और स्टेशनरी लोड के बीच में। ठीक है दोस्तों, और ये बना होता है कार्बन से, ये हमारा जो बना होता है कार्बन से। ठीक है, कार्बन मटेरियल से बना होता है। उसके बाद से हमारा जो है एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इसमें, जनरेटर के अंदर हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद मोटर के एनालिसिस करेंगे, टाइप ऑफ आर्मेचर बैंडिंग, टाइप ऑफ आर्मेचर बैंडिंग, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इसमें जो है हमारा दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग। ठीक है, तो वेव बाइंडिंग में जो है आर्मेचर बाइंडिंग जो है 2 पैरेलल पाथ में डिवाइडेड होता है। ठीक है, यानी कि जितना कंडक्टर होगा 2 पैरेलल पाथ में डिवाइडेड होगा। लैप बाइंडिंग में आर्मेचर बाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू एज मेनी पैरेलल पाथ एज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन। यानी कि लैप में जो है आर्मेचर बाइंडिंग जो है जितना पोल होगा उतना भाग में हमारा डिवाइड होगा। अगर हमारा 4 पोल होगा P=4 तो हमारा 4 भाग में हमारा डिवाइड होगा। लेकिन लैप में हमारा सिंपली 2 भाग में डिवाइडेड होगा आर्मेचर बाइंडिंग। यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। उसके बाद से जो है एक जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि स्मॉल मशीन में कौन सा बाइंडिंग यूज होता है। तो स्मॉल मशीन में जो है वेव बाइंडिंग यूज होता है। ठीक है, स्मॉल मशीन में वेव बाइंडिंग यूज होता है और लार्ज मशीन में क्या होता है, लैप बाइंडिंग यूज होता है। उसके बाद से जो है दोस्तों एक जो है एक फॉर्मूला यहाँ पर पूछा जाता है कि पोल आर्क बाई पोल पिच क्या होता है। पोल आर्क बाई पोल पिच, इसका जो वैल्यू होगा हमारा 0.7 होता है। उसके बाद से हम लोग जो है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है। उसके बाद हम लोग सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। सेल्फ एक्साइटेड में हमारा सबसे पहले आता है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर जो है इसके बारे में हम पूछ देता है कि हमारा जो है शंट जनरेटर का क्या यूज है। तो शंट जनरेटर को हम लोग वोल्टेज एक्साइटर बोलते हैं। इसमें जो होता है क्या होता है, फील्ड बाइंडिंग जो है पैरेलल में कनेक्टेड होता है आर्मेचर बाइंडिंग से। ठीक है, उसके बाद से फील्ड बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखने वाला है, ये पूछता है एग्जाम में कि जो हमारा नो लोड टू फुल लोड जो है फील्ड हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड शंट फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमारा आता है यहाँ पे सीरीज बाइंडिंग। सीरीज बाइंडिंग में क्या होता है, ये हमारा जो है
इसको हम लोग करंट एक्साइटेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो फील्ड होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होता है आर्मेचर के साथ, जिसमें लो मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, और ये जो थिक वायर से कनेक्टेड होता है नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और जो सीरीज जनरेटर क्या होता है, वोल्टेज बिल्डअप डज नॉट टेक प्लेस इन सीरीज जनरेटर एट नो लोड। इसमें वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा नो लोड के ऊपर। उसके बाद से शंट सीरीज के बाद हमारा एक आता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड में भी दो टाइप होता है, लॉन्ग और शॉर्ट। यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग और शॉर्ट में जो है एक ही क्वेश्चन पूछता है कि किसका ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, दोनों में अंतर क्या होता है, बस एक छोटा सा पॉइंट होगा यहाँ पे और कुछ नहीं। लॉन्ग शंट क्या होता है, शॉर्ट शंट क्या होता है, उसको जो है आप लोग बाद में पढ़िएगा। लेकिन बस हम लोग यहाँ पे एक ही चीज देख रहे हैं कि नो लोड जो है ना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नो लोड के ऊपर, ये हमारा शंट जनरेटर का इक्विवेलेंट होता है। ये याद रखिएगा, ये पूछता है कि कंपाउंड जनरेटर जो है वो नो लोड पे किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये हमारा शंट जनरेटर की तरह बिहेव करता है नो लोड। ठीक है। उसके बाद से जो है हमारा एक है, हम लोग जो है इसमें फिर पढ़ते हैं फ्लैट लेवल कंपाउंड, ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। तो फ्लैट लेवल में क्या होता है कि हमारा जो है ईएमएफ जनरेटर और ये सब नहीं पढ़ना है, छोड़िए इसको, जो है हम लोग स्किप करते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस का जो है वैल्यू यहाँ पे पूछ देता है कि हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, आरसी। ठीक है। और उसके बाद से हमारा क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, व्हेन जनरेटर रन एट इट्स क्रिटिकल स्पीड। देखिए क्रिटिकल स्पीड जो होता है हम लोग का ग्राफ ऐसे गिवन होगा। ठीक है। इसमें रिलेशन क्या होता है, आरसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, यानी कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर हमारा स्पीड बढ़ेगा। तो ग्राफ को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। उसके बाद से जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है, उस पे आते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है आर्मेचर रिएक्शन। ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अब आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, मतलब आर्मेचर का फ्लक्स के ऊपर जो मेन फील्ड फ्लक्स का इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। आर्मेचर फ्लक्स इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मेन फील्ड फ्लक्स और विद फील्ड फ्लक्स। उसके बाद इसमें हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और उसके बाद से हम लोग को डीमैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं डिस्टॉर्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स व्हिच अफेक्ट्स कम्यूटेशन, यानी कि इसमें हम लोग ये बस इतना ही पूछता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कम्यूटेशन के बारे में। और कम्यूटेशन क्या होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद से डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होगा, रिडक्शन इन मेन फील्ड फ्लक्स व्हिच रिड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण से हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रिड्यूस कर जाता है। बस ये दो पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं जीएनए के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक नेचुरल एक्सिस। ये जो होता है दो पोल के बीच में हमारा जो है सेंटर ऑफ मशीन बिटवीन टू पोल्स के बीच में हमारा जो है जीएनए होता है। ठीक है। इसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। उसके बाद से हमारा आता है एमएनए, मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस। ये जो है न्यूट्रल जोन में रहता है। ईएमएफ जो है यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज जीरो होता है। एमएनए पे ईएमएफ ऑलवेज जीरो होता है। उसके बाद से क्या होता है, अंडर नो लोड कंडीशन एमएनए और जीएनए क्या होता है, एक साथ ही होता है, मतलब कोइंसिडेंट रहता है एक दूसरे के ऊपर, कोइंसाइड ईच अदर। उसके बाद से क्या होता है, अंडर लोडेड कंडीशन आर्मेचर फ्लक्स द मेन फील्ड फ्लक्स गेट्स डिस्टॉर्शन एंड एमएनए डज नॉट कोइंसाइड विद जीएनए अंडर लोडेड कंडीशन। लोड जब होता है तो एमएनए और जीएनए जो है कोइंसाइड नहीं रहेगा, जो एक दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट करना लगेगा। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एमएनए स्पार्किंग एक ब्रश एंड कम्यूटेशन बिकम अनसक्सेसफुल। जैसे ही हमारा एमएनए शिफ्टिंग होने लगेगा तो हमारा जो है ब्रश के ऊपर स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जो है वो ब्रश जो है वो शिफ्ट नहीं करे। उसके बाद से इसमें क्वेश्चन फ्रेम होता है कि हमारा जो है ब्रश मोटर में किधर शिफ्ट होता है और जनरेटर में किधर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है याद रखने वाला है कि नेट फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज एट ट्रेलिंग पोल टिप। जनरेटर के अंदर नेट फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या होता है, ट्रेलिंग पोल टिप के ऊपर इंक्रीज करता है। ठीक है। उसके बाद से इसमें एक पॉइंट हम लोग और याद रखेंगे, अंडर ए पोल द एक्सटेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड एक्सटेंट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन सेम होगा। यानी कि जितना हमारा पोल
टिप पे हमारा फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही हमारा घटेगा, यानी कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है वो सेम होगा। ठीक है, उसके बाद से इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नेट फ्लक्स जो होता है वो उसमें रिडक्शन होगा, लेकिन जो है तो नेट फ्लक्स में जो रिडक्शन होगा वो कंसिडरेबल नहीं होगा, लेकिन फ्लक्स में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन जो है वो होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। ठीक है, आगे जो है हम लोग एक बाइंडिंग के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग जो होता है इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है आर्मेचर रिएक्शन को। हमारा जो है अभी कंपेंसेटिंग बाइंडिंग ये क्या करता है, ये जो है आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसको जो है हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, ये कनेक्टेड होता है सीरीज में किसके साथ, आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद इसको हम लोग प्लेस्ड इन पोल शू और पोल फेस कट इनटू स्लॉट एम्बेडेड इन, इसको पोल शू या फिर हम लोग पोल फेस में प्लेस करते हैं और ये आर्मेचर के साथ क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। और ये आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण से जो भी इफेक्ट आएगा वो कम होगा कंपेंसेटिंग बाइंडिंग के कारण से। तो ये हमारा पूछ देता है कि कंपेंसेटिंग बाइंडिंग के कारण से क्या होता है। उसके बाद से हमारा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टॉपिक और है इसमें हमारा इंटरपोल्स के बारे में, कि हमारा जो है इंटरपोल्स जो है वो क्या होता है। इंटरपोल्स के बारे में जो है वो पूछता है कि इंटरपोल्स क्या होता है। देखिए इंटरपोल्स ये भी हमारा जो है आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से जो है द पोलैरिटी ऑफ एन इंटरपोल इज द पोलैरिटी ऑफ मेन पोल अहेड ऑफ द जनरेटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ द पोलैरिटी ऑफ एन, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, द पोलैरिटी ऑफ एन इंटरपोल इज द पोलैरिटी ऑफ main pole ahead of generator direction of rotation। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरपोल जो है कम्यूटेशन को कम करता है, यानी कि जो स्पार्किंग होता है उसको कम करने में ये फायदेमंद होता है। यहां तक हो गया। उसके बाद से जो है दोस्तों हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं जनरेटर में। इसमें हमारा 3 होता है, एक नो लोड होता है, दूसरा जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल जो कि लोड के अंदर में आता है। तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो लिख लीजिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रहेगा हो जाएगा। नो लोड जो होगा ई नॉट वर्सेज आई एफ का अगर आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लोड में हमारा 2 होगा, क्या होगा, एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो हमारा जनरेटेड इंड्यूस ईएमएफ वर्सेज आईए होगा, और एक्सटर्नल जो होगा टर्मिनल वोल्टेज वर्सेज लोड करंट होगा। एक्सटर्नल जो होगा टर्मिनल वोल्टेज वर्सेज लोड करंट होगा। ये हमारा नो लोड, ये हमारा इंड्यूस नो लोड इंड्यूस ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, तीनों याद हो गया, ये भी पूछता है। उसके बाद से जो है दोस्तों यहाँ हमारा जनरेटर में हम लोग देख लिए कि क्या क्या पूछता है। पैरेलल ऑपरेशन के बारे में नहीं पूछता जनरेटर में। लॉसेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा लॉस होता है, और उसके बाद एप्लीकेशन देख लेंगे कि तीनों जनरेटर का। लॉसेज जो होगा इसमें हमारा एक होता है कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस का श्रेणी में कौन कौन सा लॉस आता है, हमारा आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस और शंट फील्ड लॉस जो होता है हमारा कांस्टेंट लॉस होगा। वेरिएबल लॉस के अंदर हमारा क्या होगा, कॉपर लॉस इन आर्मेचर बाइंडिंग, कॉपर लॉस इन सीरीज बाइंडिंग, ये हमारा वेरिएबल लॉस होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा लॉसेज होता है मैकेनिकल लॉस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सब तीनों, लेकिन याद पता होना चाहिए। मैकेनिकल लॉस में हमारा फ्रिक्शन लॉस जिसमें हमारा बेरिंग एंड ब्रश फ्रिक्शन, दूसरा विंडेज लॉस, एयर फ्रिक्शन ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर, 2 आता है। ठीक है, मैकेनिकल में कौन कौन सा 2 होता है, फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉसेज। ठीक है, और मैकेनिकल लॉस डिपेंड करता है क्या चीज के ऊपर, स्पीड के ऊपर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैकेनिकल लॉस डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जेईई में। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन पूछा रिलेशन हमारा आयरन लॉस, लिख दे रहा हूं मैं,
प्लस मैकेनिकल लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रे या फिर रोटेशनल लॉसेज भी हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो हमारा जो है जनरेटर के अंदर इतना ही पॉइंट था। हाँ, एक और पॉइंट है, हम लोग एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि शंट जनरेटर का हमारा एप्लीकेशंस क्या है और सीरीज का क्या है। शंट का क्या है, शंट एप्लीकेशन ऑफ शंट जनरेटर में हम लोग सबसे पहला हमारा होगा यूज फॉर जनरल लाइटिंग। उसके बाद से बैटरी चार्जिंग में भी होता है, ये बैटरी चार्जिंग वाला तो पूछा हुआ जेई में। गिविंग द एक्साइटेशन टू द अल्टरनेटर। उसके बाद से यूज फॉर स्मॉल पावर सप्लाई, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं सीरीज मोटर, सीरीज जनरेटर का। अभी हम लोग जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये होता है हमारा आर्क लाइटनिंग में। उसके बाद से यूज फॉर सप्लाइंग फील्ड एक्साइटेशन करंट इन डीसी लोकोमोटिव फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद से ये वाला वही क्वेश्चन पूछा हुआ जो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, यूज एज बूस्टर इन फीडर इन वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बूस्टर की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ये भी पूछा हुआ है। उसके बाद से हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड जनरेटर, इसमें जो है क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को ओवर कंपाउंड में पढ़ना है। इसका जो यूज होगा, यूज फॉर लाइटनिंग पावर सप्लाई पर्पज एंड फॉर हेवी पावर सर्विसेज बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट वोल्टेज प्रॉपर्टी। फ्लैट कंपाउंड का जो है यूज होगा स्मॉल डिस्टेंस ऑपरेशन सच एज पावर सप्लाई फॉर होटल्स, ऑफिस, होम्स एंड लॉज। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंपाउंड के अंदर फ्लैट कंपाउंड जो होता है वो उसका एप्लीकेशन में, इसका एप्लीकेशन जो है स्मॉल डिस्टेंस ऑपरेशन सच एज पावर सप्लाई फॉर होटल्स, ऑफिसेज, होम्स एंड लॉज। उसके बाद से डिफरेंशियल कंपाउंड जो होता है बस इसका एक ही जगह यूज होता है, आर्क वेल्डिंग, वेयर यूज वोल्टेज ड्रॉप एंड कांस्टेंट करंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज देयर लार्ज डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन। हमारे पास एक ही जगह यूज है डिफरेंशियल कंपाउंड का। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड वाला भी क्वेश्चन जो है आर्क वेल्डिंग वाला पूछा हुआ है, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, आप लोग देखिएगा। तो हमारा जो है जनरेटर का एनालिसिस यहाँ पे खत्म होता है। आज हम लोग जो है ट्रांसफार्मर और जनरेटर का एनालिसिस किए हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए होगा तो मैं अगला जो वीडियो है मोटर और इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन के ऊपर भी लेकर के आऊँगा। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा, अगर आगे जो है आप लोगों को ऐसे वीडियो चाहिए तो मैं जो है बाकी तीनों टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप लोग का डिमांड होगा तब मैं वीडियो अपलोड जरूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।